गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज कंटिन्यू करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की शुरुआत। ठीक है, हमारा एक नया सब्जेक्ट है। अभी तक आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लासेस आपके सेक्शन पे अपलोड हो गई हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए, सारा चीज़ उसमें कवर है। अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। इस सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो नॉन-टेक का सेक्शन है 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर ड्राफ्टमैन सिविल का कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 2016 के अंदर पेपर हुआ था, अलग अलग फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, कोपा का अलग अलग पेपर हुए थे ITI TO के लिए। उनमें से नॉन-टेक का जो पेपर है उसमें भी इनफैक्ट 4 सब्जेक्ट लिखा हुआ था कि आपके अंदर वो 4 सब्जेक्ट आएंगे, 5 सब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, जो मैंने कल बताया था आपको, जो 4 से 5 सब्जेक्ट उसमें लिखे हुए हैं, उन सब्जेक्ट में से केवल और केवल एक ही पोर्शन का काफ़ी अच्छा वेटेज रहा है। उसमें से लगभग 18 से 22 क्वेश्चन जीएस के रहते थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके साइंस वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इतना वेटेज था। अब बोलेंगे सर ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिल्कुल। अपन देखो, कोई भी जब युद्ध लड़ा जाता है ना, तो पुराने जो हिस्ट्री होती है, पुराने बैटल को ही टारगेट किया जाता है, कैसे हुआ था। तो पहले हमें देखेंगे कि पहले किस ट्रेंड में पेपर आया हुआ है। तो 18 से 22 क्वेश्चन जीएस के आ गए थे। हर एक शिफ्ट के अंदर अलग अलग ब्रांचेस के जो पेपर हैं, और उसको मैंने मर्ज करके आपके सेक्शन पे अपलोड किया है, उसको जरूर एक बार करिएगा। वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्योंकि 6 साल का गैप है, तो लेवल बढ़ेगा, लेकिन टॉपिक ऑलमोस्ट वही रहने चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो फोकस रखना है जीएफ वाले पोर्शन में रखना है। जीएफ वाले में एक तो एमपी का जीके पढ़ना होगा, इंडिया का जीके पढ़ना होगा, करंट का जीके पढ़ना होगा। साइंस के लिए कोई पीडीएफ हम दे देंगे, क्योंकि साइंस की क्लासेस कुछ भी करे, कितना मिनिमम करे, 25 से 30 घंटा लगता है पढ़ाने में, और वो पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्टेज है। मैं बोलूँगा आप जीएफ वाले पोर्शन में फोकस करेंगे, उसके पीपीटी पीडीएफ और जो वीडियो लेक्चर्स होंगे। कल से वीडियो लेक्चर आपके सेक्शन पे एमपीजीके के अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। बाकी के जो लेक्चर्स हैं धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे, और कुछ पीडीएफ कंटेंट हम देंगे, तो उसको अच्छे से करना है आपको। और 75 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन है, तो इसमें अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, किसके अंदर, टेक्निकल के अंदर। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब शुरू करेंगे एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। तो इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ा तो ध्यान में रखिएगा कि जीएफ वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी कंप्यूटर मैंने जितना करा दिया वो बेसिक, और 1-2 घंटे क्लास और आ जाएगी, काम हो जाएगा। ऑटो कैड भी लगभग लगभग आपको हो चुका है, केवल 30 से 40 मिनट की क्लास आएगी। उसमें कुछ और टॉपिक हम रिसर्च कर रहे हैं जो बन सकते हैं। अदरवाइज जो कुछ भी मैंने करा दिया ऑटो कैड के अंदर सफिशियंट है वो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। हमारे साथ आप पढ़ते जाइएगा, पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़ेंगे आपके एग्जाम ओरिएंटेड, और आपके एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं उन्हीं को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यहाँ पर 2 टर्म लिखे हुए हैं, इन दोनों टर्म का मतलब पता होना चाहिए, तभी जाके इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको फील आएगा। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनने से पहले उस पे लगने वाली लागत को पता करना, उसमें कितना खर्च आएगा ये चीज़ पता करना। जैसे आपका कोई हॉस्पिटल आपको बनाना है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसको मान लेते हैं हॉस्पिटल बनने वाली है। अब हॉस्पिटल बनाने से पहले उस पे ये देखना होगा कि इसमें कितना खर्चा आ रहा है। तो एक खर्चा कैसे निकालेंगे, एस्टिमेशन के थ्रू निकालेंगे। अलग अलग टाइप्स के एस्टिमेट होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हॉस्पिटल को बनाने में कितना खर्चा लगेगा, यानी टोटल कॉस्ट आप पता कर लेंगे कितना खर्चा लगने वाला है। ये आपका अप्रॉक्सीमेट होता है, एज इट इज नहीं होता कि इतना ही पैसा लगेगा, ये चीज़ें चेंज होती हैं, वेरी करती रहती हैं। तो अप्रॉक्सीमेट कितना कॉस्ट लगने वाला है इससे पता चल जाता है। दूसरी बात, सर कास्टिंग क्या होता है। कास्टिंग का मतलब होता है, जब आप देखो आपने क्या किया था एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को बनने से पहले आपने किया था कितना खर्चा लगेगा, ये आपका एस्टिमेशन होता है। अब आपका हॉस्पिटल यानी आपका प्रोजेक्ट बन चुका है, बनने के बाद उसमें कितना खर्चा लगा वो आपका होता है कास्टिंग। तो एस्टिमेशन बनने से पहले जो टोटल लागत को अपन पता लगाते हैं कितना खर्चा आएगा, वो एस्टिमेशन होता है। बनने के बाद कितना टोटल खर्चा आया है, हर एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो एक्यूरेट निकल के आएगा, वो आपका कास्टिंग होता है। वो आपका कास्टिंग होता है। सर पर्पज क्या होता है एस्टिमेशन का, हम क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे से सुनते जाइएगा, क्वेश्चन भी हम आपको बाद में करवाएंगे। एस्टिमेशन क्यों करना चाहते हैं, एस्टिमेशन इसीलिए करना चाहते हैं ताकि एक तो पता चल जाए कितना खर्चा आएगा, दूसरा हमें पता चल जाए कि उसमें मटेरियल की क्वांटिटी, कौन कौन सी मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगेगी, रिसोर्सेस उसका आइडिया हम लगा लेंगे।
ठीक है, मनी द रिक्वायर्ड पता ही चल जाता है। लेकिन अब इस पे दो चीज़ें और बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपका एस्टिमेशन होता है ना, एस्टिमेशन से क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल जाता है आपको, ठीक है, अप्रूवल मिल जाता है में मोटे तौर पे हमें मान लीजिए सरकार को कोई सी हॉस्पिटल बनानी है और सरकार के पास है टोटल 20 करोड़ रुपए, अपन मानते हैं 20 करोड़ है, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। 20 करोड़ रुपए सरकार के पास है और अब सरकार ये जानना चाहती है इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास 20 करोड़ रुपए है, पहले हम देख तो लेते हैं कितना पैसा लगेगा, तो उससे पहले ही इसके कैलकुलेशन की जाएगी। हो सकता है इसे 25 करोड़ रुपए लग रहे हो, 18 करोड़ लग रहे हो। तो जब ये आपका हो जाएगा ना, जैसे आपका एक मोटा मोटा एस्टिमेट हो जाएगा कि भैया इतने पैसा लगने वाले हैं, तो इससे आपको अप्रूवल मिलता है सरकार के बजट में है कि नहीं है, क्या मॉडिफाई कर सकते क्या नहीं कर सकते, तो ये एस्टिमेशन से आइडिया लगता है। ठीक है, बाकी आपको एस्टिमेशन के एक एक जब टाइप पढ़ाएंगे ना तो सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो मोटे तौर पर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की डिफिनेशन आपको पता चल गई। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, क्या पर्पज होता है एस्टिमेशन का। अब आपका जो IIT टीओ का एग्जाम है ना, बहुत ही बेसिक लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी, समझते हैं। मेन हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ये पता करना कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क क्या होगा, कितना खर्चा लगेगा। दूसरा हम ये पता करते हैं कि जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज होते हैं उन मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगेगी, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, है ना, अलग अलग वर्क की क्वांटिटी पता करने के लिए, अलग अलग टाइप के मटेरियल की क्वांटिटी पता करने के लिए, लेबर रिक्वायर्ड लेबर कितने हैं ये सब पता करने के लिए। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझते चलते हैं। ये पता करने के लिए हमें प्राइम हमारा ऑब्जेक्टिव होता है एस्टिमेशन करने का। तीसरा हमें ये पता चल जाता है कि भैया टाइम रिक्वायर्ड कितना कितना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीट होने में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम आजकल टाइम इज मनी, आपको पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये पता चल जाता है कि टाइम कितना लगने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। हमारा टारगेट है कि अगले साल यहाँ हॉस्पिटल को स्टार्ट करना, और इस साल मान लीजिए हॉस्पिटल बन रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट होता है आप देखते हैं सालों साल लग जाते हैं, बट फिर भी एक आइडिया लगता है कि कितना टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम फिक्स रहता है कि 2019 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2026 में कंप्लीट हुआ। आप देखते भी हैं लिखा रहता है, जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है कोई हॉस्पिटल वहाँ भी लिखा भी रहता है डिटेलिंग। ठीक है, किसने बनाया क्या किया, किसके द्वारा लोकार्पण किया गया, सारी चीज़ें। तो कुल मिला के बात है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, कितना वर्क के लिए टाइम चाहिए होगा ये पता चल जाता है। दूसरी बात, जब हमको पता चल जाता है कि टाइम कितना चाहिए, क्वांटिटी कितना चाहिए, कितना खर्चा आएगा, इसके बाद आप टेंडर को इनवाइट कर सकते हैं। टेंडर को इनवाइट कर सकते हैं तो टेंडर इनवाइट करने में हेल्प मिलती है, और इसमें जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होने वाले होते हैं उस पर अपन कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट है या फिर मेन हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके बदौलत हमें एस्टिमेशन करना होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बातें। आगे हम बात करने वाले हैं। और अब देखिए, जब कोई भी एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे, बाकी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में डिटेल में बताएंगे। एस्टिमेशन के जैसे आप एस्टिमेशन आप करते हैं तो हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक होता है आपका प्राइमरी एस्टिमेट, एक होता है आपका प्राइमरी एस्टिमेट, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, है ना। प्राइमरी प्राइमरी एस्टिमेट होता है। दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। जो आपका प्राइमरी एस्टिमेट होता है इससे तो आपको सैंक्शन का अप्रूवल मिलता है कि भैया ये प्रोजेक्ट है, इतना खर्चा लग रहा है, तो गवर्नमेंट के पास में यदि उतना बजट होगा तो उसमें अप्रूवल मिल जाता है। फिर जैसे ही प्राइमरी एस्टिमेशन का अप्रूवल मिलता है आपको, उसके बाद डिटेल्ड एस्टिमेशन बनाया जाता है। अब डिटेल्ड एस्टिमेशन के अंदर हर एक छोटी छोटी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे आपका एक्सकवेशन से लेकर के फिनिशिंग तक की हर एक चीज़ें होंगी, कितना एक्सकवेशन, कितना फिलिंग हुई, कितना DPC है, यानी सब स्ट्रक्चर वाला जितना पार्ट है और सुपर स्ट्रक्चर वाला जितना पार्ट है, दोनों का पार्ट आपका सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट और सुपर स्ट्रक्चर वाला पार्ट, दोनों वाला पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। हर एक छोटी छोटी यूनिट की कैलकुलेशन होती है डिटेल्ड एस्टिमेट के अंदर। और डिटेल्ड एस्टिमेट मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट क्या होता है, तो डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कैलकुलेशन करेंगे कि DPC में कितना खर्चा लगेगा। हमें पता होना चाहिए कि DPC कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैशनरी की यूनिट मेजरमेंट क्या है, ठीक है, पेंटिंग का यूनिट मेजरमेंट क्या है, ये पता होना चाहिए कि हाँ भैया 1 मीटर स्क्वायर में इतना खर्चा लगता है, तो हमें पेंटिंग को मीटर स्क्वायर में लेना है, कोई भी क्यूबिकल कंटेंट है तो मीटर क्यूब में लेना है। तो ये यूनिट से आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनको अच्छे से देखना है एक एक यूनिट के अंदर। हम देखेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर अर्थवर्क। जो मिट्टी वाला काम होता है, जो अर्थवर्क वाला काम होता है, उसका जो मेजरमेंट होता है किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका जो मेजरमेंट होता है किस तरीके से होता है इसको हम देखने वाले हैं।
हालांकि आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, एक और हम बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट आपको सिखा देते हैं। कोई भी क्यूबिकल कंटेंट है जिसके अंदर आप लेंथ को भी ले रहे हैं, ब्रेड्थ को भी ले रहे हैं, हाइट को भी ले रहे हैं, वो आपका मीटर क्यूब के अंदर आता है। किस में आता है? मीटर क्यूब के अंदर आएगा, क्योंकि लेंथ की यूनिट मीटर में होगी, ब्रेड्थ भी मीटर में होगा, हाइट भी मीटर में होगा, तो किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन कहीं आप एरिया का केवल लेंथ और ब्रेड्थ ले रहे हैं, ब्रेड्थ और हाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाइट और लेंथ ले रहे हैं, जो भी है, यानी केवल 2 यूनिट आप ले रहे हैं, तो आपका एरिया में आएगा। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर मीटर होता है। तीसरा यूनिट, जैसे कोई भी चीज़ जो काउंटिंग में होती है, जिसको आप गिनते हैं, वो आपका किस में हो जाएगा? नंबर्स में हो जाएगा। और कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए वेट में है, वजन में है, तो किलोग्राम में हो जाएगा। ये मोटे मोटे आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी एक एक करके हम देख लेते हैं। अर्थवर्क इन एन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, इन हार्ड सॉइल, इन मुरुम, इन राक। मान लीजिए आप मिट्टी का काम कर रहे हैं, मिट्टी के काम कर रहे हैं, इन एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई का काम चल रहा है। हो सकता है वो ऑर्डिनरी सॉइल हो सकता है वो हार्ड सॉइल हो, मुरुम के अंदर कर रहे हैं, फिर चट्टान के अंदर कर रहे हैं। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कितना एक मजदूर, या फिर एक मजदूर कितना काम कर पाएगा, वो आउटर वर्क के हम बाद में बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट किस में करेंगे। तो अर्थवर्क इन एन एक्सकवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, इन हार्ड सॉइल, इन मुरुम, इन रॉक। चाहे राख के अंदर आप खुदाई करें, चाहे मुरुम के अंदर करें, चाहे हार्ड सॉइल के अंदर करें, चाहे सॉफ्ट सॉइल या फिर ऑर्डिनरी सॉइल के अंदर आप खुदाई का काम करें, इसके अंदर जो यूनिट आती है वो क्यूबिक मीटर में रहेगा, मीटर क्यूब के अंदर रहेगा। सरफेस ड्रेसिंग का काम कर रहे हैं तो स्क्वायर मीटर में होगा। सरफेस ड्रेसिंग और डेप्थ बहुत ही कम रहती है, तो लेंथ और उसके अंदर क्या बहुत लेंथ और विड्थ इंक्लूड हो जाती है, तो ये आपका स्क्वायर मीटर में आ जाता है। सरफेस ड्रेसिंग, सरफेस को आप ड्रेस कर रहे हैं, सरफेस को आप साफ कर रहे हो, ठीक है। फिलिंग इन प्लिंथ एंड फाउंडेशन, मान लीजिए प्लिंथ में फिलिंग का काम चल रहा है, फाउंडेशन में फिलिंग का काम चल रहा है, तो उसके अंदर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों आ जाएंगे, ठीक है। भाई फाउंडेशन है तो फिर कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी, और विड्थ के साथ उसकी डेप्थ भी होगी, तो आपका आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर, इसलिए मीटर क्यूब में होगा। एक्सकेशन फॉर पाइप एंड केबल, मान लीजिए पाइप को बिछाना है तो खुदाई करके पाइप बिछाएंगे, या केबल को बिछाना है तो खुदाई करके पाइप बिछाएंगे, तो जो आपका ये रनिंग मीटर में आ जाएगा। ये किस में आता है? रनिंग मीटर, ये मीटर में आ जाता है ना, पर मीटर, कि आपको 20 मीटर में इतना खर्चा लगेगा, 30 मीटर में इतना खर्चा लगेगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सकेशन फॉर पाइप एंड केबल, यानी पाइप और केबल को बिछाने के लिए जो आप खुदाई करेंगे, उत्खनन करेंगे, उत्खनन बोलते हैं एक्सकेशन को, वो आपका मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में आएगा। ओके, और आगे हम बात करते हैं, जैसे ये आपके तो मोटे मोटे अर्थवर्क वाले हो गए ना, अर्थवर्क के काम हो गए। अब हम बात कर लेते हैं मैफनरी वाला कोई सा काम है, चाहे वो स्टोन मैफनरी का काम हो, चाहे वो आपका ब्रिक मैफनरी का काम हो, इसके अंदर भी अलग अलग वर्क होते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग वर्क होते हैं। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लिंथ, सुपर स्ट्रक्चर, है ना। सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर क्या होता है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लासेस में यहाँ पर अलग बहुत सारे टर्म मिलेंगे। अब एक टर्म को एक्सप्लेन करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। हालांकि हम एक टर्म एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपका पेपर पास में है तो आपको टू दी पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। ये जो लेक्चर को आप देख लेंगे तो सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि सर आप पहले के लेक्चर दिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देना आपके लिए मस्त था, ठीक है। उससे कम में आपकी बात नहीं बनेगी। बाकी नेक्स्ट नए लेक्चर हम आपको ITI TO के लिए फ्रेश रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनको अच्छे से देखिए, उनको भी देखना है, इनको भी देखना है। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपर स्ट्रक्चर। अब देखिए ब्रिक वर्क का, चाहे आपको फाउंडेशन के अंदर हो, चाहे वो प्लिंथ के अंदर हो, चाहे वो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर हो, वो आपका मीटर क्यूब में आता है। ब्रिक वर्क, पार्टीशन वाल तो पता ही होगा, पार्टीशन वाल की थिकनेस कम होने के कारण आपको स्क्वायर मीटर में आता है। हनी कॉम ब्रिक वर्क, हनी कॉम ब्रिक वर्क इस तरीके से होता है, आप देख लेते हैं, है ना। इसमें एयर पास होती रहती है, बीच बीच में होल्स होते हैं, है ना, इसको देख के समझ पा रहे होंगे। ये भी आपका स्क्वायर मीटर में होता है। आपका चाहे स्टोन मैफनरी हो, चाहे रैंडम रबल फ्लार मैफनरी हो, चाहे कोर्स्ड मैफनरी हो, कोई सा भी होता है आपका क्यूबिक मीटर में आएगा। दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। मैफनरी का मतलब होता है चिनाई, यानी दीवार को बनाना। एफ्लार और रैंडम मैफनरी में अंतर होता है। ये आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए? ये आपको मिलेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इनकी यूनिट में सभी की क्यूबिक मीटर में होती है। आपका जो कोई सा भी मैफनरी का काम होता है वो क्यूबिक मीटर में होता है, एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? आपका पार्टीशन वाला और हनी कॉम ब्रिक वर्क। पार्टीशन वाल और हनी कॉम ब्रिक वर्क आपका स्क्वायर मीटर के अंदर होता है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे जो कंक्रीट का काम होता है। कंक्रीट का काम होता है, जैसे देखो आपको कंक्रीट बनाना होता है, ठीक है, आपको कंक्रीट बनाना होता है, तो कंक्रीट के अंदर 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें कोई ना कोई बाइंडिंग मटेरियल, जैसे सीमेंट हो गया, हमें सैंड चाहिए होता है, और हमें क्या चाहिए होता है? एग्रीगेट चाहिए होता है। ये चीज़ चाहिए होती है। तो सीमेंट हमारा एज अ बाइंडिंग मटेरियल था यहाँ पास,
सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल था, यहाँ पर आप लाइम भी ले सकते हैं या फिर कोई अदर बाइंडिंग मटेरियल भी ले सकते हैं। जनरली सीमेंट ही लिया जाता है आज के टाइम पे। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपने एग्रीगेट यूज किया, तो एग्रीगेट हो सकता है स्टोन के एग्रीगेट हो या फिर आप ब्रिक के एग्रीगेट हो। ऐसा भी तो हो सकता है ब्रिक के ब्रोकन पीसेस ले लिए, ब्रिक के टुकड़े ले लिए आपने। तो अब यहाँ पर आप यदि मान लीजिए आपने ऐसा कुछ किया है कि आपने स्टोन के टुकड़े नहीं लिए, स्टोन के गिट्टी, स्टोन के एग्रीगेट आपने लिए, आप ब्रिक के ब्रोकन पीसेस को ले लेते हैं, टूटे हुए पार्ट को ले लेते हैं, तो उस जो कंक्रीट को क्या बोलते हैं, ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट। क्या बोलते हैं, ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट। ब्रिक बेड का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस ऑफ ब्रिक, यानी ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े को आपने एग्रीगेट की जगह पे डाल दिया है ना। जैसे स्टोन एग्रीगेट डालते हैं तो आपने ब्रिक के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया है, तो आपका हो जाता है ब्रिक बेड, यानी BBCC, ब्रिक बेड सीमेंट कंक्रीट। ये आपका होता है किसके अंदर, एक क्यूबिक मीटर में होता है। किसमें होता है, क्यूबिक मीटर में होता है। सीमेंट कंक्रीट क्या सभी तो क्यूबिक मीटर में होता है, कोई सा भी कंक्रीटिंग का वर्क हो, चाहे RCC हो, PCC हो, क्यूबिक मीटर में ही होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ या फिर हाइट तीनों चीजें रहती हैं। PCC यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये आपका क्यूबिक मीटर में होता है। RCC आपका क्यूबिक मीटर में होता है। RCC और PCC में क्या डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा बेसिक बता देते हैं। RCC के अंदर आप रीइंफोर्स्ड यानी यहाँ पर आप स्टील का यूज करते हैं, सरिया यूज करते हैं, लेकिन प्लेन सीमेंट कंक्रीट में केवल सीमेंट और कंक्रीट ही रहता है PCC के अंदर। ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड अलग है, PCC अलग है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये आपका PCC होता है और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट अलग है, कंफ्यूज मत होना। इसका प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बोलते हैं, ये आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम सरिये का यूज नहीं करते और इसके अंदर सरिये का यूज होता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं डैम प्रूफ पोस्ट, DPC के बारे में आगे और हम देखेंगे। DPC की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर में होती है। इसमें थिकनेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, बहुत ही कम रहता है। आपको मैंने बताया था कि जिससे रीइंफोर्समेंट स्टील है, रीइंफोर्समेंट स्टील है आपका किलोग्राम में आ जाएगा। सेंटरिंग और फटरिंग होता है, ये आपका केवल स्क्वायर मीटर में आता है। इसमें विड्थ, इसमें दो ही चीजें इंक्लूड होती है ना, एक तो आपकी लेंथ इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है, और आपकी विड्थ इंक्लूडेड रहती है। तो ये आपका आ जाएगा, दो ही यूनिट रहते हैं, दो ही डायमेंशन रहती है, कुल मिला के बात ये है। 2 डायमेंशन ही रहता तो आपका स्क्वायर मीटर में आएगा। सेंटरिंग क्या है, फटरिंग क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको देख के इसको वीडियो को देखना है ताकि सारे टर्म आपके क्लियर रहे। यहाँ पर लिखा भी है कि ब्रिक बेड क्या है, ब्रोकन पीस ऑफ ब्रिक है, आपके लिए मैंने लिखा है ताकि आप भूल ना जाए, PPT से जब रिवीजन करें तो आपकी चीज़ें याद हो जाए। आगे हम बात करते हैं, कोई सा मान लीजिए लकड़ी का काम करते हैं, वुड वर्क करते हैं, तो उसकी यूनिट क्या होगी। वुड वर्क फॉर डोर, विंडो फ्रेम, या फिर डोर के लिए है, फिर विंडो फ्रेम के लिए है, तो आपका क्यूबिक मीटर में होगा। ठीक है, क्यूबिक मीटर में होगा। इनफैक्ट मैं इसमें थोड़ा जिक्र कर देता हूँ, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यार देख ही लेना, क्योंकि हर एक टर्म आ रहा है। अब मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा डोर विंडो फ्रेम तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वुड वर्क फॉर डोर विंडो फ्रेम क्यूबिक मीटर में होता है। आप मान लीजिए वुड वर्क फॉर डोर विंडो शटर के लिए करते हैं तो आपका स्क्वायर मीटर में होता है। वुडन फ्लोर है आपके तो स्क्वायर मीटर में होता है। ठीक है, किसमें होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। अब हम बात करते हैं स्टील वर्क के लिए। स्टील वर्क में हो सकता है चैनल सेक्शन हो, है ना, एंगल सेक्शन हो, कैसा भी सेक्शन बन सकता है ना, हो सकता है वो चैनल सेक्शन हो सकता है सेक्शन कैसा हो, चैनल सेक्शन हो सकता है वो एंगल सेक्शन हो, है ना, कोई सा भी सेक्शन हो सकता है, वो आपको किलोग्राम में आता है मार्केट के अंदर। स्टील के डोर है, स्टील के कोई विंडो आप लेते हैं तो आपका स्क्वायर मीटर में रहता है। स्टील के गेट स्क्वायर मीटर में होते हैं। स्टील की जो रेलिंग्स होती हैं, रेलिंग्स तो पता होगा मीटर्स में होती हैं। ठीक है, रेलिंग्स वहाँ पर आपके स्टेयर वगैरह में लगी रहती है, सीढ़ी वगैरह में। स्टील ग्रिल, स्टील ग्रिल का मैंने इमेज भी लिया है, इसको आप देख लेना, ये आपका स्टील ग्रिल होता है। तो स्टील ग्रिल जो होता है आपका स्क्वायर मीटर में आता है, स्क्वायर मीटर में आता है। और आपका चाहे स्टील की पाइप हो चाहे कास्ट आयरन की पाइप हो, जितनी भी पाइप होती हैं या फिर रेलिंग्स वगैरह होती है मीटर में होती है, किसमें होती है, मीटर्स में होती है। स्टील ग्रिल आपका स्क्वायर मीटर में होता है। आगे हम बात करते हैं, अच्छा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ रूफिंग। रूफिंग सारे के सारे जितने भी रूफ होते हैं आपके स्क्वायर मीटर में होते हैं, चाहे वो टाइल्ड रूफ हो, चाहे आपका GI शीट हो, है ना, GI शीट रूफ हो, चाहे बैम्बू जफरी रूफ हो, वाटर प्रूफिंग रूफ हो, कोई सा भी रूफ हो आपका स्क्वायर मीटर में आता है, स्क्वायर मीटर में। इन बातों को ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग और फिनिशिंग के बारे में। देखिए जो आपका प्लास्टर का वर्क है, चाहे आप पॉइंटिंग का काम करो चाहे आप प्लास्टर का काम करो, इस दोनों में क्या होता है, यूनिट दो ही ली जाती है। तो इसमें यूनिट किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में आती है, यानी स्क्वायर मीटर है। सीमेंट का प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, है ना, प्लास्टरिंग पॉइंट दोनों स्क्वायर मीटर में रहता है। आपका जो स्कर्टिंग होता है, स्कर्टिंग ये आपका मीटर में होता है, कितना होता है स्कर्टिंग, इसमें होता है मीटर में होता है। टैडो आपका स्क्वायर मीटर में होता है। व्हाइट वॉशिंग स्क्वायर मीटर में होगा। पेंटिंग आप डोर्स विंडो स्क्वायर मीटर में होंगे, है ना। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
पेंटिंग आप जो लेटर्स वगैरह जो पेंट होते हैं ना दीवालों पर, ये आपका नंबर्स में रहता है। किस में रहता है? नंबर्स में रहता है। तो मोटे मोटे पर ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी नहीं पूछा किसी एग्जाम में, लेकिन इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इनको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं। कोई सा ग्लेजिंग वर्क है, ठीक है, ग्लेजिंग वर्क है तो क्या होता है आपका स्क्वायर मीटर में होता है। प्लास्टर रिपेयरिंग वर्क है तो स्क्वायर मीटर में होगा। ब्रेक स्टोन पिचिंग वगैरह का काम हो रहा था क्यूबिक मीटर में होगा। ठीक है, अब एक एक टर्म अपने आप में कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। आगे सारी चीज़ें एक सब्जेक्ट जब पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। वनडे एग्जाम है, आपको यूनिट ध्यान में रखना है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में फिर 3-4 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बहुत सारे और यूनिट होते हैं, है ना। जितना मैंने पढ़ा दिया तो इंपॉर्टेंट वाले हैं, और बहुत सारे यूनिट होते हैं, तो उसके भी हम पीडीएफ दे सकते हैं आपको, बट इतना आप कर लीजिए, इतना सफिशियंट रहेगा। इससे आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, इनको समझ समझ के पढ़ लेंगे, तो और भी कोई क्वेश्चन बनता है इसके अलावा तो उसको भी आप कर ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और पॉइंट के बारे में। हमने दो चीज़ों के बारे में बात किया कि एस्टिमेशन एंड कास्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है एस्टिमेशन का, और इसके बाद हमने बात किया यूनिट मेजरमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के बारे में। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है? इसमें ये बताता है कि मान लीजिए आप कोई लेंथ वाला काम कर रहे हो, कोई एरिया वाला काम कर रहे हो, कोई वॉल्यूम वाला काम कर रहे हैं, तो कितना टोलरेंस अलाउ रहता है, कितना प्लस माइनस अलाउ रहता है। जैसे आज हमने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया आप लोगों के लिए, ठीक है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आप लोगों के लिए, फाउंडेशन बैच। तो उसमें टोटल हमने जो अप्रॉक्सीमेट आवर देखे तो 855 आवर आ रहे थे। उसमें हमने प्लस माइनस 100 भी कर दिया। हालांकि प्लस ही होता है, माइनस बहुत कम होता है, बट हमने 50 के लिए किया है कि प्लस माइनस 100 हो सकता है। ये अलाउबल है, टोलरेंस है। उसी तरीके से आप मान लीजिए आप कोई लेंथ का काम कर रहे हैं तो कितना अलाउबल है, कितना प्लस हो सकता है, कितना ज़्यादा हो सकता है, कितना कम हो सकता है, तो अलाउबल रहेगा। यानी 5 मीटर की आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इसमें कितना कम मेजर करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, कितना ज़्यादा मेजर करें तो कोई इशू नहीं आएगा, वो टोलरेबल रहता है। उसके बारे में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में हम बात करेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में बात करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि यूनिट के बारे में। मान लीजिए आप डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, लेंथ विड्थ हाइट कुछ भी डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, तो डायमेंशन के लिए जो आपका मेजर्ड 0.01 मीटर यानी 0.01 मीटर ये आपका रहता है अलाउबल। चाहे आप डायमेंशन मेजर कर लें, चाहे आप एरिया का मेजरमेंट कर लें, चाहे आप वॉल्यूम का मेजरमेंट कर लें, तीनों के लिए 0.01 मीटर अलग अलग यूनिट रहेगी, ध्यान रखना। जैसे आपका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि पीपीटी मैंने इसलिए बनाए थे ताकि आपका टाइम बचे। आपका 0.01 मीटर में रहेगा, आपका एरिया रहेगा तो स्क्वायर मीटर में रहेगा, और क्यूबिकल कंटेंट है यानी वॉल्यूम वगैरह रहेगा तो ये क्यूबिक मीटर के अंदर रहेगा। अब ये 0.01 मीटर क्या रहता है? ये अलाउबल रहता है। इतना कम मेजर कर लें या फिर ज़्यादा मेजर कर लें, यानी डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। तो तीनों को याद कर लेंगे, डायमेंशन का, एरिया का और वॉल्यूम का, क्यूबिकल कंटेंट का। अब हम बात करते हैं वेट वगैरह के बारे में। वेट के बारे में बात करते हैं तो वेट का जो रहता है वो टन्स में पहली बात रहता है ना, टन्स में। इसको किलोग्राम वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका आएगा 0.001 टन। अभी तक हमने जो देखा था 0.01 मीटर में था, है ना, 0.01 में था। यूनिट अलग अलग रहेगी एरिया, डायमेंशन और वॉल्यूम के लिए। और इसमें जो आपका रहेगा वेट का आपका रहेगा 0.001 टन, यानी एक जीरो यहाँ पास बढ़ा है, एक जीरो यहाँ बढ़ा है। तरीका थोड़ा देखते जाइएगा। मान लीजिए आरसीसी की फ्लैब है, आरसीसी फ्लैब की आपको थिकनेस मेजरमेंट करना है, तो कितना रहता है? 0.005 मीटर रहता है। ये किसके लिए है? फ्लैब के लिए। आरसीसी फ्लैब की थिकनेस की बात हो रही है। तो तीन चीज़ें आपने पढ़ा, एक तो आपने डायमेंशन का पढ़ा कि 0.01 मीटर अलाउबल रहता है डायमेंशन के केस में, एरिया केस में, वॉल्यूम के केस में। 5 चीज़ों को याद करना है। आप वेट मेजरमेंट करते तो कितना टोलरेबल रहता है? 0.001 टन का। आप आरसीसी स्लैब की थिकनेस मेजरमेंट करते तो कितना टोलरेबल रहता है? 0.005 मीटर का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, मान लीजिए आप कोई वुड वर्क कर रहे हैं, कोई लकड़ी का काम कर रहे हैं और थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हैं, उस केसेस में कितना रहता है? 0.002 मीटर रहता है। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, ठीक है, इस पीपीटी में 0.002 रहता है। ये क्या है? वुड वर्क है। आप वुड वर्क के केस में क्या थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? थिकनेस आप मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इतना अलाउबल रहता है। मान लीजिए आप स्टील वर्क की थिकनेस मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उसमें कितना रहेगा? 0.001 मीटर, है ना। स्टील वर्क है आपका कोई और उसमें आप थिकनेस मेजर कर रहे हैं, तो कितना अलाउबल रहता है? 0.001 मीटर। तो आपके ये सारे पॉइंट हो गए, ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए। और आगे हम बात कर लेते हैं
और आगे हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए रीइंफोर्समेंट स्टील है और उसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं तो 0.005 मीटर हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट स्टील है, उसकी लेंथ आप मेजर कर रहे हैं तो 0.005 मीटर हो जाएगा। डायमेंशन मेजर कर रहे हैं, इन डायमेंशन डायमीटर, स्टील रीइंफोर्समेंट का डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं तो 0.0001 मीटर हो जाएगा, है ना। इतना ही इंपॉर्टेंट है ना, एक बार के जो पॉइंट आप दिए हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार हम क्विकली इसको रिवीजन करेंगे, फिर हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ताकि याद रहे। जो इंपॉर्टेंट है उस पर तो फोकस कर लें, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपका लेंथ के लिए होता है, आपका डायमीटर के लिए होता है। एक बार ऊपर से देखेंगे, हम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात कर रहे थे, कितना टॉलरेबल रहता है। तो टॉलरेबल की हम बात करें तो आपका एरिया, डायमेंशन, वॉल्यूम के लिए 0.01 है ना, यूनिट आप तो समझ में आ गई होगी। टन, अब बात करें वेट का तो 0.001 टन। आपका 0.005 स्लैब की थिकनेस, वुड वर्क का कोई थिकनेस है तो 0.002 रहता है। स्टील वर्क का कोई वर्क है तो आपका 0.001 मीटर रहेगा। आप रेनफोर्समेंट की रेनफोर्समेंट जो छड़ी जो छड़ आपका है, जो फरिया है, उसका आपका लेंथ मेजर करें तो 0.005 मीटर और 0.0001 मीटर आपका होता है डायमीटर के केस में, स्टील का जो डायमीटर होता है। इनको आपको ध्यान रखना है, लिख लिख के याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में कंफ्यूजन होता रहता है। आप लिख लिख के याद कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्वेश्चन आपको लगाते रहना है, क्वेश्चंस आपको लगाते रहना है, ठीक है। चीज समझ में आ गई। बाकी इसको भी देख लीजिए, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है। इफ द थिकनेस ऑफ द रोड इज लेस देन 20 मीटर, इट्स थिकनेस शैल बी मेजर टू। देखो यदि आप रोड की थिकनेस 20 मीटर से कम है तो जो आप मेजरमेंट करेंगे 0.005 मीटर के बराबर आ जाएगा। 0. यानी स्लैब की थिकनेस हो गई तो ऐसी चीजें है ना, स्लैब की थिकनेस ही हो जाएगी ना, क्योंकि स्लैब ही तो होता है आपका। रोड भी तो, रोड में जो आपका रिजिड पेमेंट होता है, रिजिड पेमेंट में तो स्लैब ही डाला जाता है ना। आपका एक फ्लेक्चुअल पेमेंट होता है, दूसरा रिजिड पेमेंट होता है, तो रिजिड पेमेंट में स्लैब ही रहेगा, इसलिए 0.005 मीटर है। द एरिया फैल बी मेजर टू द नियरेस्ट स्क्वायर 0.01 स्क्वायर मीटर, बट द एरिया ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, कहता है आप एरिया मेजर करेंगे कोई सा भी काम का तो 0.01 मीटर, हमने ऊपर बताया था ना अभी 0.01 मीटर। लेकिन ऐसा होता है कि स्टील का आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्टील का एरिया कैलकुलेट करने के लिए 0.0001 मीटर होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि सर आपने बताया था 0.01 स्क्वायर मीटर, लेकिन भैया मैंने एक एक्सेप्शन में बता दिया है। 10वां वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि आपको यदि आप स्टील का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो 0.0001 क्यूबिक मीटर आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्यूबिक मीटर नहीं होगा, स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है। यहाँ बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, स्क्वायर मीटर होगा। किसमें होगा? स्क्वायर मीटर होगा, क्योंकि एरिया आपका क्या होता है? स्क्वायर मीटर में। बट द एरिया ऑफ स्टील फैली मेजर टू द नियरेस्ट, ठीक है, स्क्वायर मीटर में होगा। इन पॉइंट को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, काम आपका हो जाएगा। कोई इशू नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब अगला हमारा टॉपिक होता है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट के बारे में, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम कम है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से करना है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, ठीक है। अदरवाइज क्या है ना कि एक एक चीज़ों के हम बाल के खाल निकाल सकते हैं, हर एक टॉपिक वो तो फाउंडेशन में निकालेंगे। अभी पढ़ा देंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, फिर टाइम हमारे पास कम है, सारे सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए फटाफट चलते हैं टू दी पॉइंट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट की बात करते हैं। पहला होता है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, है ना। यहाँ पर जो कास्ट लिखा है ना, प्लिंथ एरिया कास्ट एस्टिमेट, डायरेक्टली आप रख सकते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्राइमरी एस्टिमेट, है ना। इसको एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट आगे मैंने उसमें पीपीटी में लिखा है, वहां से देख लेना। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट होता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट भी कह देते हैं इसको। एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट, या फिर केवल मेंटेनेंस एस्टिमेट। तो आपके पेपर में सवाल ऐसे भी आते हैं कि इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन नहीं है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन नहीं है, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन है, टेक्निक नहीं है, ये टाइप्स है। टेक्निक अलग होती है, टेक्निक आगे हम बात करेंगे। तो टाइप्स, ओके, तो इनको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टाइप्स नहीं है, तो सारे टाइप्स आपको याद होना चाहिए। अभी याद हो जाएगा। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट क्या होता है? प्रिलिमिनरी एस्टिमेट को अपन एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट भी कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कास्ट एस्टिमेट भी बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट कास्ट एस्टिमेट भी बोल देते हैं, बजट एस्टिमेट भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो एस्टिमेट आपका किया जाता है वो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी होता है। प्रिलिमिनरी या फिर प्राइमरी एस्टिमेट कहें ज़्यादा सही रहेगा, प्राइमरी एस्टिमेट भी होता है,
क्योंकि उसके द्वारा ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलता है, हाँ, कि हमारे बजट में है, अब इस प्रोजेक्ट को आगे कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन डिटेल एस्टिमेट करते हैं प्राइमरी एस्टिमेट के बाद में। क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के लिए कौन सा एस्टिमेट पहले किया जाता है। एस्टिमेट यहाँ लिखा हुआ है तो आपको टिक करके आना है। प्राइमरी एस्टिमेट, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट एस्टिमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट, कोई सा भी नाम देखे आपको टिक कर देना है, क्योंकि इसी जब ये एस्टिमेट होता है ना, तो ये एस्टिमेट अप्रूवल के लिए मेनली किया जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कब किया जाता है? इनिशियल स्टेजेस में किया जाता है कि अप्रॉक्सीमेट कितना कॉस्ट लगने वाली है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो ये आपका होता है प्राइमरी कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है। अब ये प्राइमरी जो कॉस्ट एस्टिमेट होता है ना, दो टाइप के एस्टिमेट आप पढ़ते हैं, समझते चलते हैं। दो टाइप के एस्टिमेट आप पढ़ते हैं, एक होता है प्राइमरी एस्टिमेट, दूसरा आपका होता है डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड में तो एक एक चीज़ का निकालते हैं, एक एक पॉइंट का एस्टिमेट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो सारी चीज़ें एक एक पॉइंट के एस्टिमेट कर लेते हैं, एक एक छोटे छोटे वर्क का। प्राइमरी में रफली होता है, तो रफली कौन कौन से तरीके हो सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा आता है प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट भी आपका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का टाइप होगा। अब देखिए प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट कैसे होता है। सबसे पहले तो आप जो प्लान है, जो मान लीजिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका है, उसका आप प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। आगे एक टॉपिक आएगा आपका टाइप्स ऑफ एरिया करके, टाइप्स ऑफ एरिया, वहाँ बहुत सारे एरिया के बारे में डिस्कस करने हैं, कॉर्पोरेट एरिया है ना, फ्लोर एरिया रेशियो, वहाँ देखेंगे। तो थोड़ा सा प्लिंथ एरिया समझ लेते हैं। प्लिंथ एरिया ऐसी एरिया होती है जो एक्सटर्नल डायमेंशन, यानी आप दीवार के जो वाल की थिकनेस होती है ना, वाल की थिकनेस भी इसमें इंक्लूडेड होती है ना, ऊपर बाहर बाहर डायमेंशन जो ले जाती है एक्सटर्नल डायमेंशन, और इसके द्वारा जो एरिया निकल के आएगी वो आपकी प्लिंथ एरिया होगी। तो आप क्या करें, अपने प्रोजेक्ट का आपकी जो बिल्डिंग है अप्रॉक्सीमेट प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लें। आपने प्लिंथ एरिया निकाल लिया। अब आपके सिटी में, लेट सपोज आप इंदौर पे एक प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, तो इंदौर में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस साल बने होंगे। तो आप ये देख लीजिए जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उसमें उसमें प्लिंथ एरिया के अकॉर्डिंग कितना खर्चा लगा था। उसमें तो होगा ना कि मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इतना खर्चा लगा था। जब आपका कास्ट ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता है, यानी कोई सा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, पूरा डिटेलिंग रहती है, तो आपके पास कोई सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उस लोकेलिटी में, आप उसमें पता करिए कि कितना खर्चा लगा था पर मीटर स्क्वायर, और उससे प्लिंथ एरिया से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट निकल के आ जाएगा। प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट निकल के आ जाएगा। तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है, सबसे पहले प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कर लो। प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल डायमेंशन लिया जाता है ना। प्लिंथ एरिया में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, एरिया वाले टॉपिक में हम बताएंगे, उसको थोड़ा ध्यान रखना। ओपन एरियाज नहीं होते, आपके जो कोर्ट यार्ड्स होते हैं, आंगन होते हैं, ये इंक्लूड नहीं होते प्लिंथ एरिया के अंदर, है ना। ओपन एरियाज में केवल छत वाला एरिया कैलकुलेट होता है, छत वाला एरिया ही कैलकुलेट होता है, उनमें से भी दीवार की थिकनेस इंक्लूडेड होती है। तो कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि जो प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया निकाल लो, फिर आप पता कर लो सिमिलर बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया कॉस्ट क्या था जो इस साल कंप्लीट हुई है, उसे मल्टीप्लाई कर दो तो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आपको निकल के आ जाएगा। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट यानी आपको खर्चा कितना लगेगा उस प्रोजेक्ट में, इसका आइडिया आपको लग जाएगा। अगला आता है क्यूब रेट एस्टिमेट। क्यूब रेट एस्टिमेट का मतलब होता है कि आप पहले तो प्लिंथ एरिया निकाले ही हैं, प्लिंथ एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूबिकल कंटेंट यानी वॉल्यूम पता चल जाएगा, वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर सिमिलर बिल्डिंग कोई होगी, उसका जो कॉस्ट लगा होगा उस कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब रेट कॉस्ट एस्टिमेट निकल के आ जाएगा। यानी क्यूबिकल कंटेंट जो होते हैं, जो मीटर क्यूब के अंदर होते हैं, है ना, मीटर क्यूब के अंदर जो जो कंटेंट होते हैं उन सारे कंटेंट को पहले कैलकुलेट करना होगा। फिर आपके सिमिलर लोकेशन के अंदर जो कोई बिल्डिंग बनी है उसमें जो खर्चा लगा है क्यूबिकल कंटेंट का, है ना, पर मीटर क्यूब कितना खर्चा आया है, उससे मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकाल लेंगे। ये तरीका होता है क्यूब रेट एस्टिमेट का। ठीक है, ये सारे के सारे आपके टाइप्स हैं अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के। हम बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट क्या होता है। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट कुछ नहीं, ये सिंपल सा होता है कि आप पूरे प्रोजेक्ट का जो आपका प्लान है, उस प्लान में जो आपको मान लीजिए हॉस्पिटल या बिल्डिंग जो भी बना रहे हैं, टोटल वॉल लेंथ कैलकुलेट कर लो, स्ट्रक्चर की टोटल वॉल लेंथ आप कैलकुलेट कर लो। वॉल लेंथ कैलकुलेट करने के बाद आपको पता है इसमें तो सिमिलर जुगाड़ वाला ही काम होता है कि भाई कोई जो बिल्डिंग बनी तो उसमें पर रनिंग मीटर कितना खर्चा आया था, तो रेट पर रनिंग मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। यानी इसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, लेंथ कैलकुलेट किया जाता है, इसी तरह ध्यान में रखना होगा आपको, लेंथ कैलकुलेट किया जाता है। डिटेल्ड एस्टिमेट क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट अपना अलग में एक ऑटोमेटेड टाइप ही होता है। अच्छा, डिटेल्ड एस्टिमेट क्या है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, आपने प्राइमरी एस्टिमेट बनाया है ना,
ऊपर क्यूबिकल रेट एस्टिमेट के द्वारा, आपने अप्रॉक्सीमेट लेंथ एस्टिमेट आपको जो मैंने बताया अभी, क्वांटिटी मेथड कह सकते हैं इसको, आपको यानी जो अपने जो प्राइमरी एस्टिमेट बनाया उसके द्वारा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुका है। अब फाइनल इस प्रोजेक्ट को आप बनाने वाले हैं तो डिटेल्ड एस्टिमेट किया जाता है। डिटेल्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन competent administrative authority approved the preliminary estimate। प्राइमरी एस्टिमेट को अथॉरिटी ने अप्रूवल कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दिया कि आप बना सकते हैं इसको प्रोजेक्ट को। इसके बाद अपन डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं, बहुत ही एक्यूरेट टाइप का एस्टिमेट होता है। हर एक छोटे छोटे वर्ग को इसमें इंक्लूड किया जाता है, फिर उनके करंट रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, पूरी कैलकुलेशन निकल के आती है। 2 सवाल पूछेगा, एक कब किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलने के बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए कौन सा एस्टिमेट होता है, प्राइमरी एस्टिमेट होता है। कौन सा सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट कौन सा होता है, डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट होता है। ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है। देखो कोई भी एस्टिमेशन का रिवीजन कब किया जाता है, किन 2-3 रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है रिवाइज करने का कि मान लीजिए आपका मूड था स्टोन यूज करने का, अब प्लान आ रहा है कि नहीं भैया स्टोन नहीं हम मार्बल यूज करेंगे, ठीक है। यानी मटेरियल का डेविएशन आ रहा, मटेरियल चेंजेस आप कर रहे हैं, उस केस में उसका एक्सपेंसिव बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। भाई स्टोन का अलग रेट होगा, मार्बल का अलग रेट होगा, तो यानी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। उस केस में आपको एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता है, वो आपका होता है मटेरियल डेविएशन, मटेरियल में बदलाव के कारण, है ना। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे इसलिए एस्टिमेशन को रिवीजन किया जाता है, रिवाइज किया जाता है, वो होता है आपका रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट, पहला रीजन। दूसरा ऐसा रीजन होता है कि आप अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो ये आपका भी एक डिटेल्ड एस्टिमेट का भी टाइप होता है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट। अलग अलग वर्क का कैलकुलेशन आप करेंगे कि भैया आपका जितना भी टोटल जो वर्क जो खर्चा लगेगा कि भैया फाउंडेशन में पहले इतना खर्चा लगेगा, मैशनरी में इतना खर्चा लगेगा, स्लैब में इतना खर्चा लगेगा, पेंटिंग फर्निशिंग में इतना खर्चा लगेगा। हर एक छोटी छोटी कैलकुलेशन आप कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर वर्क में आपने प्लान बनाया था, आपने प्लान बनाया था कि भैया एक्स अमाउंट खर्चा लगेगा, लेकिन एक्स अमाउंट का 10% ज़्यादा और लग रहा है ना, 10% ज़्यादा लग रहा है। आपने जितना भी प्लान किया था कि इसमें इतना खर्चा लगेगा डिटेल्ड एस्टिमेट में, उसमें से 10% ज़्यादा और खर्चा लग रहा है, यानी पर्टिकुलर वर्क में एक्सपेंडिचर 10% और ज़्यादा हो रहा है, उस केस में भी एस्टिमेशन को रिवाइज किया जाता है। तीसरा होता है कि आपने प्लान किया था कि प्रोजेक्ट हमारा ओवरऑल 100 करोड़ में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 100 करोड़ में प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि 5% इसमें एक्सपेंसेस और बढ़ रहे हैं, यानी है ना 100 करोड़ में कंप्लीट होने वाला था प्रोजेक्ट, अब इसमें से एक्स्ट्रा 5% एक्स्ट्रा और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, यानी एक्सपेंसेस इन द सेंस वैल्यू एक्सीड हो रही है, अमाउंट ज़्यादा लग रहे हैं 5%। उस केस में भी एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है, एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है। चीज़ें क्लियर हो गई ना, यानी 100 करोड़ लगने वाले थे तो 105 करोड़ लग रहे हैं, तो भाई 5 करोड़ तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, तो उस केस में एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है। तो तीन कारण होते हैं जिसके कारण एस्टिमेट को रिवाइज करना पड़ता। पहला मटेरियल में बदलाव के कारण, दूसरा किसी पर्टिकुलर वर्क में एक्सपेंसेस 10% से ज़्यादा हो रहे हैं, तीसरा ओवरऑल एक्सपेंसेस 5% से ज़्यादा हो रहे हैं। इन 3 रीजन की वजह से एस्टिमेट को रिवाइज किया जाता है। ध्यान रखना है, सवाल पूछेगा। सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई आप बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपने वर्ग को ऐड कर दिया। पहले आपका प्लान था कि भैया नहीं हम केवल 4 रूम बनाने वाले हैं, एक किचन बनाने वाले हैं, एक हॉल बनाने वाले, जो भी था आपकी ड्राइंग जो भी था, अब उसमें फिर कुछ भी ऐड कर रहे हैं, कोई एडिशनल वर्क ऐड कर रहे हैं, नहीं नहीं भैया हम एक किचन तो बना रहे हैं ठीक है, लेकिन 2 बेडरूम या 3 बेडरूम बनाने वाले हैं, तो आपका एक्सपेंसेस बढ़ेगा ना, यानी वर्क ऐड हो रहा है, वो आपका सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हो जाता है। क्या होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट इज डिटेल टाइप एस्टिमेट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रेशली व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल वर्क। बिल्कुल बिल्कुल, तो ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ओरिजिनल वर्क, आपका जो ओरिजिनल वर्क काम चल रहा था, आपने कोई वर्क ऐड कर दिया तो उसको फ्रेशली फिर से एस्टिमेट करना पड़ता है, वो आपका सप्लीमेंट्री कॉस्ट एस्टिमेट होता है। अब ऐसा पूछते हैं रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, तो दोनों काम, जिसमें रिविजन भी करना पड़ता है, यानी उसमें 10% से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर वर्क में एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, या फिर ओवरऑल 5% बढ़ रहा है, फिर मटेरियल का डेविएशन हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि एडिशनल वर्क भी आप ऐड कर रहे हैं, दोनों तीनों चीज़ें हो रही, सारी चीज़ें हो रही है, यानी रिवीजन भी करना पड़ रहा है और सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो आपको हो जाता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे हम बात करते हैं एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर कॉस्ट एस्टिमेट क्या होता है, जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाई, वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन उस बिल्डिंग को सेफ रखने की जिम्मेदारी भी तो हमारी है, तो उसमें कुछ ना कुछ खर्चा लगेगा भाई, उसमें
उसमें क्या वाइट वाशिंग का वर्क होगा, पेंटिंग का वर्क होगा, माइनर रिपेयर्स तो होते रहते हैं। उसके लिए जो एस्टिमेट करते हैं कि भैया पर ईयर कितना लगेगा खर्चा उसके अंदर, वो आपको होता है एनुअल रिपेयर कास्ट एस्टिमेट या फिर मेंटेनेंस एस्टिमेट भी कहते हैं, एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट भी कहते हैं। बिल्डिंग को सेफ कंडीशन में रखने के लिए वाइट वाशिंग, पेंटिंग, माइनर रिपेयर जो भी करते हैं उसके लिए जो खर्चा आएगा वो आपको आता है मेंटेनेंस एस्टिमेट के अंतर्गत। तो आपको मैंने 8 तरीके के एस्टिमेट अच्छे से बता दिए। इन 8 तरीके के एस्टिमेट को आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो बता रहा हूँ क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, समझना है, ठीक है। इनको एक एक करके अच्छे समझ लेना है। आगे हम बात करते हैं, ये आपके हो गए मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। अब मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन के अलावा भी आगे कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक के नाम याद रखना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना है ताकि यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आए तो आप टिक कर पाए। तो हम बात करें कुछ कॉमन टेक्निक होती है एस्टिमेशन की, टेक्निक के नाम याद करना है आपको। एनालॉगस एस्टिमेटिंग, पैरामेट्रिक एस्टिमेट, 3 पॉइंट एस्टिमेटिंग, रिवर्स एस्टिमेटिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर, वेंडर बिड एनालिसिस। ये आपके टेक्निक होते हैं, कुछ तरीके होते हैं एस्टिमेशन करने का। ये टेक्निक्स हैं और टाइप्स थे, ठीक है, उस टाइप से किया जाता है, इसमें कुछ टेक्निक अपनाई जाती है। तो इन टेक्निक के नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इनके नाम बस क्या इंपॉर्टेंट है कि एनालॉगस एस्टिमेटिंग, पैरामेट्रिक, 3 पॉइंट, रिवर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर, वेंडर बिड एनालिसिस, ताकि ऑब्जेक्टिव को टिक कर पाए। बाकी डेप्थ में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गई चीजें। आगे हम बात करेंगे। अच्छा, जब कोई भी एस्टिमेशन वर्क आपने एस्टिमेट तो कर दिया, ठीक है, आपने जैसे एस्टिमेट कर दिया इतना खर्चा आएगा, आपको पता है कि बहुत सारे एडिशनल एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं। उन एडिशनल एक्सपेंसेस में से कुछ जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं तो कितना परसेंट कंसीडर किया जाता है। एडिशनल जब आपको डिटेल्ड एस्टिमेट तैयार होता है ना, उस टाइम पे एडिशनल एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। फॉर मेकिंग एनी एस्टिमेट वर्केबल, एडिशनल एक्सपेंसेस आर टू बी एडेड। हम चाहते हैं कि जो भी एस्टिमेट कर रहे हैं वो प्रॉपर हमारा सक्सेस रहे, तो उसके अंदर एडिशनल एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। अब बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं ड्यूरिंग एस्टिमेशन, उन पे बारे में हम बात करेंगे। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में जैसे कंटेंजेंसी चार्ज क्या होता है, आगे के टर्म को एक्सप्लेन करूंगा, परेशान नहीं होना। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कंटेंजेंसी चार्ज जो होता है 3 से 5% लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इस्टेब्लिशमेंट जो चार्ज होता है 1.5 से 2% होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इस्टेब्लिशमेंट चार्ज होता है 1.5 से 2% होता है। टूल एंड मशीनरी के लिए जो होता है 1 से 1.5% लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट 10 से 15% होता है। इलेक्ट्रिक फैन के लिए 4% होता है। वाटर चार्जेस केवल 1.5% ऐड करते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं। अब 1.5% किसका, क्या 1.5%, ओवरऑल जो आपने एस्टिमेट किया है जितना खर्चा लगेगा उसका 3 से 5% एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में। कॉन्ट्रैक्ट वर्क इस्टेब्लिशमेंट में आपको 1.5 से 2%। टूल्स एंड मशीनरी में 1 से 1.5%। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में 10%। और डिपार्टमेंट जो काम करवा रहा है उसको प्रॉफिट चाहिए होगा 10 से 15% उसका भी रहता है। इलेक्ट्रिक फैन का आपका 4% रहता है। ओनली फॉर वाटर चार्जेस 1.5% होता है, केवल वाटर चार्जेस का। डायरेक्टली याद रखिए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे, ठीक है। आगे कुछ टर्म है, उन टर्मों के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दिया डीपीसी के बारे में, तो डीपीसी को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो डीपीसी के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला तो लाइन यही इंपॉर्टेंट है। डीपीसी का फुल फॉर्म होता है डैम्प प्रूफ कोर्स, गलती नहीं करना है, डैम प्रूफ कोर्स होता है। तो फुल फॉर्म तो याद रखना है, डीपीसी का डैम प्रूफ कोर्स होता है। अच्छा, डीपीसी का यूनिट पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, स्क्वायर मीटर में रहता है, मीटर स्क्वायर में रहता है, क्योंकि थिकनेस बहुत कम रहती है। डीपीसी की जो थिकनेस रहती है लगभग 2.5 सेंटीमीटर कई बार ले लेते हैं, या फिर 2 सेंटीमीटर लेते हैं, इतनी थिकनेस रहती है, बहुत कम थिकनेस रहती है। अब डीपीसी के लिए वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऐड करते हैं। मेरा पर्पज क्या होता है डीपीसी का, डीपीसी का प्रोवाइड करते हैं बेसमेंट लेवल पे। इसका मेन पर्पज ये होता है कि मॉइस्चर को रोकता है। क्वेश्चन आएगा कि डीपीसी का मेन पर्पज क्या होता है, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये जो आपका वॉल के थ्रू या फिर फ्लोर के थ्रू जो मॉइस्चर आता है, इस मॉइस्चर को रोकने का काम करता है ना, नमी को रोकने का काम करता है, ताकि नमी रूम के अंदर ना आ जाए। डीपीसी इन डैम प्रूफ कोर्स इज जनरली अप्लाइड एट बेसमेंट लेवल विच रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर थ्रू वॉल एंड फ्लोर्स। हर एक लाइन को मैंने टाइप किया है कि जो डीपीसी होता है, डीपीसी का फुल फॉर्म डैम प्रूफ कोर्स होता है, जो कि बेसमेंट लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। इसका काम होता है कि मॉइस्चर को दीवार और फ्लोर के थ्रू आने से रोके। डीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, और डीपीसी का यूनिट भी पता है स्क्वायर मीटर में। थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर फिर 2 सेंटीमीटर लेते हैं। ये बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, प्रोवाइड क्या करते हैं, प्लिंथ वॉल में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फुल प्लिंथ लेवल पे,
है ना, फुल प्लिंथ लेवल पे, है ना, फुल प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है, फुल प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसा नहीं कि जो फाउंडेशन की जो विड्थ ज़्यादा रहती है, फिर आपने 9 इंच की दीवार बनाई तो जो आप फिट बच जाते हैं, आप फिट में नहीं करते भैया, इसमें भी करते हैं, है ना, फुल प्लिंथ लेवल पे काम करते हैं, फुल प्लिंथ लेवल पे आप डीपीसी को प्रोवाइड करते हैं। 3 बातें, फुल फॉर्म, थिकनेस, यूनिट और कितने प्रोवाइड करते हैं, इतने से सवाल आएंगे, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, इनको अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, रेशियो अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3 का रहता है यदि आप कंक्रीट, है ना, थिक रिच सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं, थिक रिच सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। देखो, एक पार्ट क्या है आपका, सीमेंट है, सैंड है, फिर एग्रीगेट है, तो थिक रिच सीमेंट इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं थिक रिच, आप लिख सकते हैं इसको थिक, यहाँ लिखा हुआ है थिक रिच सीमेंट कंक्रीट, क्योंकि जनरली ये आपका रेशियो काफ़ी अच्छा वाला है, इसलिए थिक रिच सीमेंट बोलते, सीमेंट की क्वांटिटी ज़्यादा है। या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ कर सकते हैं आपकी, आप सीमेंट मोटार लेते हैं, साथ में कोई स्टैंडर्ड वाटर प्रूफिंग मटेरियल लेते हैं, तो क्या रेशियो रहेगा सीमेंट मोटार का, आपका 1:2 रहेगा। फिर एक सवाल बनेगा कि सीमेंट थिक रिच सीमेंट कंक्रीट यूज करते हैं तो उसका रेशियो तो 1:3 होता है, आप सीमेंट मोटार यूज करते हैं, साथ में कोई स्टैंडर्ड मटेरियल यूज आप करते हैं, तो 1:2 का रहता है। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना है। अब एक सवाल पूछेगा कि जो आपको डीपीसी होता है कहाँ प्रोवाइड नहीं करते, भैया डीपीसी आपका प्रोवाइड नहीं करते, जो दरवाजे होते हैं ना, यूजुअली डीपीसी इज नॉट प्रोवाइडेड द फिल्फ ऑफ डोर्स एंड वारंडा ओपनिंग, जो वारंडा की ओपनिंग रहती है उसमें प्रोवाइड नहीं करते, और डोर के जो फिल्फ होते हैं वहां प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है, डोर के फिल्फ में प्रोवाइड नहीं करते, वारंडा की ओपनिंग जो रहती है वहां प्रोवाइड नहीं करते। अब फिल्फ वगैरह क्या है, सबने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सब कुछ बताया डिटेल में, अब यहाँ एक एक करके एक एक टर्म को पकड़ के देखेंगे तो बहुत टेकिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसलिए फाउंडेशन वाइज में सारी चीज़ें पढ़ी जाती है, एक बार पढ़ लो और हमेशा लाइफ सारी चीज़ों कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लो। बाकी एक क्रैश कोर्स है तो हमको ऊपर ऊपर से देखना पड़ता है। चलो आगे बात करते हैं। तो डीपीसी कहाँ प्रोवाइड नहीं करते, फिल्स ऑफ डोर्स में प्रोवाइड नहीं करते, वारंडा की ओपनिंग में प्रोवाइड नहीं करते, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। तो डीपीसी का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका और टॉपिक है उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और इनके जो क्वेश्चन हैं इनको भी आपको लगाना है, क्वेश्चन वगैरह हम लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे आपको कैसे लगाना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।